Welcome back to my YouTube channel. I hope you all must have feeling so good because recently got amazing surprise from Mahatransco. It is a huge opportunity for every electrical aspirants and now it's your time to show what you can do. Everyone has 24 hours but it depends on how one can use it. Put your efforts to get best out of yourself. If you want me to continue this series, so let me know in the comment section. And if you are new to my channel, so please subscribe it and do like, share, comment and subscribe. And there is one Telegram group as well, so kindly join that. I'll provide the link in the comment section. Previously we have taken top 50 transformer MCQs. So I hope आपको वो सारे के सारे MCQs helpful लगे होंगे. And now from this video onwards we are going to discuss top 50 DC machines MCQ. So this is our first video regarding the DC machine MCQs. So ये वीडियो में हम 10 MCQ डिस्कस करेंगे and all the questions will be related to its construction. So without a further ado, let's begin with the video. So our first question is, in DC machines, the armature winding are placed on the rotor because of the necessity for, options are, electromechanical energy conversion, generation of voltage, development of torque and commutation. So हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डीसी मशीन होता है, डीसी मशीन में विल बी हैविंग टू डिफरेंट पार्ट्स. एक तो रोटर होता है और दूसरा स्टेटर होता है. ठीक है. सो कुछ मशीन में क्या होता है कि जो रोटर होता है, रोटर के ऊपर हम फील्ड वाइंडिंग प्लेस्ड करते हैं एंड स्टेशनरी पार्ट वो आर्मेचर वाइंडिंग्स होते हैं. बट डीसी मशीन के केस में क्या होता है, डीसी मशीन के केस में जो रोटर होता है, रोटर के ऊपर हम प्लेस करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग और जो स्टेटर होता है, स्टेटर के ऊपर हम प्लेस करते हैं फील्ड वाइंडिंग. ठीक है. सो दैट्स वाई क्वेश्चन में दिया गया है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होते हैं वो प्लेस किए जाते हैं रोटर पे बिकॉज ऑफ द नेसेसिटी फॉर डैश. सो रीजन पूछा गया है कि क्यों हम आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर के ऊपर प्लेस करते हैं, क्यों हम आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर के ऊपर प्लेस नहीं करते हैं. ठीक है. सो वी हैव सर्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस. सो चलिए उसे देख लेते हैं. सो आई विल जस्ट गिव यू सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मेथड्स ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस. ठीक है. सो आप यहाँ देख सकते हो वी हैव 3 डिफरेंट मशीन्स. ठीक है. कौन कौन से? डीसी मशीन दिया गया है, सिंक्रोनस मशीन दिया गया है एंड ट्रांसफॉर्मर दिया गया है. ठीक है. सो विल सी कि आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग दोनों का प्लेसमेंट कहाँ होता है अगर हम रोटर और स्टेटर दोनों को कंपेयर किए तो. ठीक है. सो डीसी मशीन में क्या होता है, जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग दैट मीन्स कंडक्टर, ये रोटेटिंग पार्ट होते हैं. ठीक है. ये रोटर पे प्लेस किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज रोटेटिंग. बट जो फील्ड वाइंडिंग होता है, फील्ड वाइंडिंग ये स्टेशनरी होता है. क्यों स्टेशनरी होता है? बिकॉज इसे स्टेटर पे प्लेस किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज स्टेशनरी. बट सिंक्रोनस मशीन के केस में क्या होता है, सिंक्रोनस मशीन के केस में अपोजिट होता है. जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग होता है वो स्टेटर पे प्लेस किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज स्टेशनरी. बट जो फील्ड वाइंडिंग होता है वो रोटेटिंग पार्ट होता है, दैट्स व्हाई इट इज रोटेटिंग. ठीक है. रोटर पे प्लेस किया जाता है फील्ड वाइंडिंग. और ट्रांसफॉर्मर के केस में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर इज नथिंग बट इट इज द स्टैटिक डिवाइस. ठीक है. जो फील्ड वाइंडिंग होते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग होते हैं वो दोनों के दोनों स्टेशनरी होते हैं. ठीक है. सो आई होप आपको डीसी मशीन और सिंक्रोनस मशीन के बारे में समझ में आया होगा कि कौन से पार्ट्स रोटेटिंग और कौन से पार्ट स्टेशनरी होते हैं. ठीक है. बट इन दोनों में क्यों ऐसा चेंजेस किया गया है, बिकॉज ऑफ वन रीजन. वन रीजन क्या है? दैट रीजन इज नथिंग बट कम्यूटेशन. ठीक है. दैट रीजन इज नथिंग बट कम्यूटेशन. आप नीचे देख सकते हो कि डीसी मशीन क्या है, डीसी मशीन इज नथिंग बट a synchronous machine only plus commutator. DC machine is equals to synchronous machine plus commutator. DC motor is nothing but synchronous motor plus commutator. This is the figure of DC machine. ठीक है. ये DC मशीन का स्कीमेटिक डायग्राम दिया गया है.
यहाँ आप देख सकते हो वी हैव कम्यूटेटर। सो कम्यूटेटर क्या है, यहाँ आप छोटे छोटे सेगमेंट्स देख सकते हो, इट इज नथिंग बट कम्यूटेटर सेगमेंट्स। सो ये कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे व्हेनेवर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन। सो कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, देन ओनली वी कैन बी एबल टू से कि ये डीसी मशीन है बिकॉज वी आर गेटिंग डीसी पावर। ठीक है, सो विल डिस्कस कि फ्लक्स लिंकेजेस कैसे होते हैं डीसी मशीन में। सो जो डीसी मशीन होता है, डीसी मशीन में टाइम इनवेरिएंट फ्लक्स होता है, टाइम इनवेरिएंट फ्लक्स होता है। सिंक्रोनस मशीन के भी केस में सेम टाइम इनवेरिएंट फ्लक्स होता है, बट ट्रांसफॉर्मर के केस में टाइम वेरिंग फ्लक्स होता है। ठीक है, सो व्हाट इज टाइम वेरिंग फ्लक्स एंड व्हाट इज टाइम इनवेरिंग फ्लक्स, विल डिस्कस दैट नाउ। ठीक है, सो टाइम वेरिंग फ्लक्स क्या होता है, टाइम वेरिंग फ्लक्स ये ऑटोमेटिकली लिंक करते हैं, जो भी फ्लक्स होते हैं वो टाइम वेरिंग में ऑटोमेटिकली लिंक करते हैं विद द स्टेशनरी कंडक्टर, बिकॉज वहां फ्लक्स रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, फ्लक्स ये वेरी कर रहा होता है, दैट्स व्हाई इट इज टाइम वेरिंग। फ्लक्स ये वेरी कर रहा है एंड इट विल ऑटोमेटिकली लिंक विद द स्टेशनरी कंडक्टर, और जो कि ट्रांसफॉर्मर में होता है। ट्रांसफॉर्मर में आपको पता है कि जो हमारे वाइंडिंग्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, बट जो हमारा फ्लक्स होता है वो टाइम के साथ वेरी होता है, दैट्स व्हाई इट इज टाइम वेरिंग। और जो फ्लक्स लिंकेजेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली होते हैं बिकॉज इट इज अ टाइम वेरिंग फ्लक्स। बट इन केस ऑफ डीसी मशीन एंड सिंक्रोनस मशीन, यहाँ कोई भी फ्लक्स टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, यहाँ कोई भी फ्लक्स टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, फ्लक्स इज टाइम इनवेरिएंट। बट अगर फ्लक्स लिंकेजेस होना है देन देयर शुड बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड फ्लक्स। सो फॉर दैट रीजन ओनली दोनों में से कोई ना कोई वेरी करना चाहिए। ठीक है, सो डीसी मशीन के केस में क्या होता है, डीसी मशीन के केस में जो आर्मेचर होता है वो रोटेटिंग होता है और फील्ड वाइंडिंग को स्टेशनरी किया जाता है। ठीक है, दोनों में से कोई तो भी रोटेटिंग पार्ट होना चाहिए। सो इन डीसी मशीन आर्मेचर वाइंडिंग को रोटेट किया जाता है और फील्ड वाइंडिंग को स्टेशनरी किया जाता है ताकि फ्लक्स लिंकेजेस हो सके। बट इन केस ऑफ सिंक्रोनस मशीन आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेशनरी रखा जाता है बट फील्ड वाइंडिंग को रोटेटिंग किया जाता है। ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, देयर विल बी द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड द फ्लक्स। सो अगर रिलेटिव मोशन हो गया दोनों के बीच में देन द फ्लक्स लिंकेजेस विल गेट ऑकर्स। ठीक है, और एक बार फ्लक्स लिंकेज हो गया देन वी कैन बी एबल टू गेट द पावर। ठीक है, सो आई होप आपको ये फ्लक्स लिंकेजेस के बारे में समझ में आया होगा। एंड मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चन, सो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि डीसी मशीन में जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है वो प्लेस किया जाता है रोटर पे, पर क्यों प्लेस किया जाता है, बिकॉज द रीजन इज कम्यूटेशन। ठीक है, कम्यूटेशन के वजह से अगर आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे प्लेस नहीं किया जाए देन कम्यूटेशन कैन नॉट बी पॉसिबल। So because of this reason only armature winding should be placed on rotor to get the successful commutation. ठीक है, अगर armature winding stationary हो then the commutation cannot get successful. ठीक है, so I hope आपको flux linkages के बारे में समझ में आया होगा और कौन कौन से पार्ट स्टेशनरी होते हैं एंड रोटेटिंग होते हैं वो भी समझ में आया होगा। So I'll take you one step up and let's discuss about the construction of DC machine. ठीक है, सो आप यहाँ देख सकते हो this is the schematic diagram of DC machine and you can see कि यहाँ हमारे पास different parts दिए गए हैं। ठीक है, starting with the first one, it is nothing but frame or yoke. Second one we have here is pole shoe. Third one we have here is armature conductor. Fourth one we have here is commutator. Fifth one we have here is field winding. Sixth one we have here is shaft. Seventh one is nothing but pole core. And last one we have here is interpole. ठीक है, सो ये सारे के सारे पार्ट्स होते हैं डीसी मशीन्स के एंड वन पार्ट इज मिसिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग।
ठीक है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग यहाँ नहीं दिया गया है, बट इन फर्दर क्वेश्चन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कंपनसेटिंग वाइंडिंग सेपरेटली. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, फ्रेम और योक. सो फ्रेम और योक क्या होता है? इट इज नथिंग बट ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है डीसी मशीन को. अगर कोई भी एक्सटर्नल डैमेज हो जाए देन इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द डीसी मशीन. ठीक है, और योक किससे बनाया जाता है? योक इज मेड अप ऑफ कास्ट स्टील. अगर लार्ज मशीन हो तो कास्ट स्टील से बनाया जाता है, और अगर स्मॉल मशीन हो देन कास्ट आयरन से बनाया जाता है. ठीक है, इसमें लैमिनेशंस का कोई भी जरूरत नहीं है, बट अगर मॉडर्न मशीन हो देन इट शुड बी लैमिनेटेड. ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हो फंक्शंस दिए गए हैं योक के. सो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? इट एक्ट्स एज प्रोटेक्टिंग कवर फॉर एंटायर मशीन. ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन एंटायर मशीन को, एंड इट गिव्स द मैकेनिकल सपोर्ट फॉर फील्ड पोल. सो इट इज नथिंग बट फील्ड पोल. ये फील्ड पोल्स है और इससे सपोर्ट करने का काम योक करता है. ठीक है, एंड वन मोर थिंग, ये प्रोवाइड करता है रिटर्न पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स. सो मैग्नेटिक फ्लक्स के रिटर्न पाथ को प्रोवाइड करने का काम योक करता है. ठीक है, सो आई होप आपको फ्रेम और योक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया होगा. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द पोल शू एंड पोल कोर एज वेल. ठीक है, हम दोनों को कंबाइनली डिस्कस करेंगे कि पोल शू और पोल कोर क्या होते हैं. सो ये जो पोल शूज और पोल कोर होते हैं ये दोनों के दोनों कास्ट स्टील से बनाया जाता है. पोल शूज ये लैमिनेटेड होते हैं. पोल शूज ये लैमिनेटेड होते हैं, बट पोल कोर इट नीड नॉट टू बी लैमिनेटेड. ये नॉन लैमिनेटेड होते हैं. ठीक है, लैमिनेशंस का कोई भी ज़रूरत नहीं होता है पोल कोर में, बट पोल शूज में लैमिनेशन का ज़रूरत होता है. ठीक है, बिकॉज इट इज क्लोज टू आर्मेचर. सो आर्मेचर के क्लोज में है, दैट्स वाई लैमिनेशन का ज़रूरत होता है इन केस ऑफ पोल शूज. ठीक है, सो हम फंक्शंस देखते हैं कि पोल शूज के क्या क्या फंक्शंस होते हैं. सो इट गिव्स द मैकेनिकल सपोर्ट फॉर फील्ड कॉइल एंड रिड्यूसेस द मैग्नेटिक रिलक्टेंस. सो पोल शूज का काम क्या होता है? पोल शूज का काम होता है कि मैकेनिकल सपोर्ट देता है फील्ड कॉइल को. ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है फील्ड कॉइल को, एंड इट रिड्यूसेस द मैग्नेटिक रिलक्टेंस. एंड सेकेंड फंक्शन इज डिस्ट्रीब्यूट द फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप. सो पोल शूज क्या करता है? पोल शू फ्लक्स को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता है एयर गैप में. ठीक है, नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज पोल कोर. सो पोल कोर क्या होता है? पोल कोर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कास्ट स्टील, और पोल कोर के ऊपर हम फील्ड वाइंडिंग प्लेस करते हैं. ठीक है, ऐसे हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में फील्ड वाइंडिंग्स प्लेस करते हैं पोल कोर के ऊपर. सो जो फंक्शन होता है पोल कोर का, सो इट इज टू अकोमोडेट द फील्ड वाइंडिंग एंड बिहेव्स एज अ मैग्नेट when its winding is excited. अगर फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट कर लिया, अगर उसे एक्साइटेशन प्रोवाइड कर दिया, देन इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ मैग्नेट. ठीक है, सो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और अगर उसे अनएक्साइटेड कर दिया जाए देन इट विल नो मोर एक्ट लाइक अ मैग्नेट. ठीक है, सो आई होप आपको पोल कोर और पोल शू दोनों के बारे में भी समझ में आया होगा. एंड नाउ moving towards our next one, now we will discuss about the armature conductors and armature core. ठीक है, सो यहाँ आर्मेचर कंडक्टर नहीं शो किया गया है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू शो कि ये जो होता है दिस इज नथिंग बट आर्मेचर कोर. सो आर्मेचर कोर क्या होता है? आर्मेचर कोर इज नथिंग बट इट इज यूज्ड फॉर अकोमोडेशन ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग. सो आर्मेचर कोर्स जो होते हैं ये सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है, एंड इट इज लैमिनेटेड. सो क्यों लैमिनेशन किया जाता है? इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस, सिंस आर्मेचर करंट इज ऑल्टरनेटिंग इन नेचर. सो ऑल्टरनेटिंग नेचर के वजह से देयर विल बी एडी करंट लॉस. सो एडी करंट लॉस को
रिड्यूस करने के लिए हम लैमिनेशन प्रोवाइड करते हैं आर्मेचर कोर को, एंड इट इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील। सो ये जो आर्मेचर कोर होते हैं, आर्मेचर कोर के ऊपर हम आर्मेचर कंडक्टर्स को प्लेस करते हैं, ठीक है। सो इसका फंक्शन क्या है आर्मेचर कोर का? इट इज यूज्ड फॉर अकोमोडेशन ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग्स। सो दिस इज नथिंग बट आर्मेचर वाइंडिंग्स, ठीक है। ये आर्मेचर वाइंडिंग्स होते हैं। एंड आर्मेचर कोर इट ऑफर्स लो रिलक्टेंस पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए इट प्रोवाइड्स लो रिलक्टेंस पाथ, ठीक है। सो आई होप आपको आर्मेचर कोर एंड आर्मेचर कंडक्टर्स के बारे में समझ में आया होगा। एंड आर्मेचर कोर के बारे में वन मोर इन्फॉर्मेशन कि जो आर्मेचर कोर्स होते हैं उनके जो स्लॉट्स होते हैं वो ओपन स्लॉट्स प्रिफर किया जाता है डीसी मशीन में। क्यों ओपन स्लॉट्स प्रिफर किया जाता है डीसी मशीन में? बिकॉज अगर हम ओपन स्लॉट्स प्रिफर करेंगे फॉर डीसी मशीन देयर विल बी लेस लीकेज फ्लक्स लेस होता है, लेस इंडक्टेंस होता है एंड ऑल्सो लेस लीकेज रिएक्टेंस होता है। सो बिकॉज ऑफ दीज ऑल there should be open slots in case of DC machine, ठीक है, and thereby it improves the commutation process. So mostly open slots prefer किया जाता है whenever we are constructing armature core, ठीक है। So I hope आपको armature conductors and armature core के बारे में समझ में आया होगा। So next one we have here is commutator. So commutator ये hard drawn copper से बनाया जाता है। Here you can see that commutator is made with the hard drawn copper because in order to reduce the wear and tear. So wear and tear को reduce करने के लिए commutator hard drawn copper से बनाया जाता है। and commutator का function क्या होता है? It converts alternating voltage to the direct voltage, ठीक है। alternating voltage को direct voltage में convert करने का काम commutator का होता है। अगर डीसी मशीन में कम्यूटेटर नहीं हो देन इट इज नो मोर अ डीसी मशीन, ठीक है। बिकॉज हमने देखा था कि डीसी मशीन क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ सिंक्रोनस मशीन प्लस कम्यूटेटर बिकॉज कम्यूटेटर का काम होता है ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को डायरेक्ट क्वांटिटी में कन्वर्ट करने का, ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डीसी मशीन कम्यूटेटर प्लेज मेजर रोल, ठीक है। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग क्या होता है? फील्ड वाइंडिंग ये एक वाइंडिंग होता है जो कॉपर से बनाया जाता है एंड इट इज प्लेस्ड ऑन पोल कोर। मैंने ऑलरेडी बताया है कि पोल कोर पे फील्ड वाइंडिंग को प्लेस करते हैं एंड दीज फील्ड वाइंडिंग आर इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है बिकॉज हमें मैग्नेट को फॉर्म करना होता है। whenever we are exciting field winding then it is going to behave as a magnet, but अगर हमने वाइंडिंग को अनएक्साइट कर लिया then it is no more a magnet, ठीक है। so next one we have here is shaft. so shaft का काम क्या होता है? जो भी आउटपुट पावर प्रोड्यूस्ड होता है वो हमें शाफ्ट पे मिल जाता है, ठीक है। now next one we have here is इंटरपोल। सो इंटरपोल्स क्या होते हैं? इंटरपोल्स ये एक छोटे छोटे पोल्स होते हैं और जो इंटरपोल्स होते हैं ये प्लेस्ड किए जाते हैं बिटवीन द मेन पोल्स। सो दिस इज नथिंग बट मेन पोल नंबर 1, दिस इज मेन पोल नंबर 2 और दोनों के बीच में यहाँ आप देख सकते हो दिस इज नथिंग बट इंटरपोल, ठीक है। सो इंटरपोल का प्लेसमेंट क्यों किया जाता है, क्यों इंटरपोल का एग्जिस्टेंस हुआ है, ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि इंटरपोल्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट फॉर टाइम बीइंग आप कंसिडर कर लीजिए कि इंटरपोल ये छोटे छोटे पोल्स होते हैं जिसे हम मेन पोल्स के बीच में प्लेस करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन वी हैव हियर इज ब्रशेस। सो ब्रशेस का काम क्या होता है? ब्रशेस इज यूज्ड टू कलेक्ट द करंट और गिव द करंट। ब्रश क्या करता है? एक तो वो कलेक्ट करता है करंट या फिर वो करंट देता है टू द आर्मेचर कंडक्टर थ्रू कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है। कम्यूटेटर के सेगमेंट के थ्रू जो ब्रशेस होते हैं वो एक तो कलेक्ट करेंगे करंट या फिर वो करंट को देंगे टू द आर्मेचर कंडक्टर्स।
सो रही बात ब्रशेस किस मटेरियल से बनाया जाता है, सो अगर छोटी मशीन्स हो, स्मॉल मशीन्स हो, देन ब्रशेस आर मेड विद कॉपर और कार्बन। ठीक है, अगर छोटे मशीन्स हो, स्मॉल मशीन्स हो, तो ब्रशेस ये बनाया जाता है कॉपर और कार्बन से। बट अगर मशीन लार्ज रेटिंग की हो, नॉर्मल टू लार्ज रेटिंग की हो, देन ब्रशेस आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोग्राफाइट। ठीक है, नॉर्मल या फिर लार्ज रेटिंग की मशीन हो, देन ब्रशेस शुड बी मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोग्राफाइट। बट अगर स्पेसिफिकली हमें दिया जाए कि मशीन में लार्ज करंट हो और लो वोल्टेज हो, देन ब्रशेस शुड बी मेड अप ऑफ कॉपर ग्राफाइट। ठीक है, सो आई होप आपको ब्रशेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया हो। So the last one we have here is compensating winding. So compensating winding क्या होता है? Compensating winding is nothing but ये एक टाइप का winding होता है and it is located in the main poles. ये main poles है, ठीक है, और main poles को कट करके यहाँ हम compensating winding को place करते हैं। ठीक है, सो compensating का फंक्शन क्या होगा ये हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। बट फॉर टाइम बीइंग आप ध्यान में रखिए कि कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग को लोकेट किया जाता है मेन पोल्स को कट करके इनटू द स्लॉट्स, और उसके अंदर हम कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग को प्लेस करते हैं एंड इट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, इट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। सो आई होप आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन के बारे में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया हो। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आए रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, सो आई नो यू कैन बी एबल टू आंसर दैट। ठीक है, सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज इन डीसी मशीन्स the field flux axis and armature MMF axis are respectively along dash. So options are direct axis and indirect axis. Second one is direct axis and interpolar axis. Third one is quadrature axis and direct axis. And last one is quadrature axis and interpolar axis. So question में हमें क्या दिया गया है that DC मशीन में जो फील्ड फ्लक्स एक्सिस होता है और आर्मेचर एमएमएफ एक्सिस होता है, ये अलोंग किस एक्सिस के होते हैं, दैट वी नीड टू नो। ठीक है, सो आई विल शो यू वन फिगर रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन। सो इट इज नथिंग बट द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ डीसी मशीन। सो यहाँ आप फिगर देख सकते हो, इट इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ डीसी मशीन। दिस इज नथिंग बट आर पोल, ये पोल दिया गया है, दिस इज पोल, बट स्पेसिफिकली इट इज अ पोल कोर एंड दिस इज पोल शूज। ठीक है, दिस इज आवर रोटार। ठीक है, एंड दिस इज आवर आर्मेचर वाइंडिंग्स, दिस इज आर्मेचर वाइंडिंग्स। सो आर्मेचर वाइंडिंग्स ये रोटार के ऊपर प्लेस्ड किया जाता है और जो फील्ड वाइंडिंग्स होते हैं वो पोल के ऊपर प्लेस्ड किए जाते हैं। सो स्पेसिफिकली पोल कोर का काम क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग को अकोमोडेट करने का। सो हियर विल बी हैविंग फील्ड वाइंडिंग्स। ठीक है, सो जैसे ही हमने फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट कर लिया, देन द वाइंडिंग इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, सो ये मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा एंड देयर विल बी द क्रिएशन ऑफ फील्ड लाइंस। कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है, इट इज गोइंग टू गो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, बिकॉज पोल्स का भी क्रिएशन हुआ है ना। सो पोल्स की क्रिएशन के वजह से जो हमारे फील्ड लाइंस होंगे उसको एक पर्टिकुलर पाथ मिलेगा। ठीक है, सो इट इज गोइंग टू गो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। ठीक है, यहाँ से हमारे फ्लक्स लाइन का क्रिएशन हो जाएगा and it is going to go from north pole to the south pole. So जो flux line का creation हो रहा है from north pole to the south pole, so it is nothing but field flux axis. ठीक है, field flux axis। और ये जो field flux axis आप देख सकते हो from north pole to the south pole, it is along the direct axis। यहाँ आप देख सकते हो direct axis है। So now we'll talk about the armature windings. So armature windings ये रोटर पे प्लेस्ड किए जाते हैं। As you can see
कि ये आर्मेचर वाइंडिंग्स है जो कि रोटर पे प्लेस्ड किए जाते हैं, ठीक है। बट ये जो आर्मेचर वाइंडिंग्स होता है, इनका जो फील्ड होता है, ठीक है, इनका जो आर्मेचर फ्लक्स एक्सेस होता है, यू कैन सी ये जो फ्लक्स लाइन जा रहा है, इट इज फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है, ऐसे आप देख सकते हो। द फ्लक्स लाइन इज गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो ये क्या होता है, इट इज नथिंग बट आर्मेचर फ्लक्स एक्सेस। ये आर्मेचर एमएमएफ होते हैं, इनका जो एक्सेस होता है, यू कैन सी यहाँ एरो दिया गया है, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दैट मीन्स इट इज अलोंग द इंटरपोलर एक्सेस, ठीक है, इट इज अलोंग द इंटरपोलर एक्सेस। सो इन शॉर्ट अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि जो फील्ड फ्लक्स एक्सेस होता है, इट इज अलोंग द डायरेक्ट एक्सेस, बट जो आर्मेचर वाइंडिंग के जो एक्सेस होते हैं, इट इज अलोंग द इंटरपोलर एक्सेस। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एक्सेस किसके किसके अलोंग में होते हैं। सो मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चन, डीसी मशीन में जो फील्ड फ्लक्स एक्सेस होता है, इट इज अलोंग द डायरेक्ट एक्सेस, ये डायरेक्ट एक्सेस के अलोंग में होता है, एंड आर्मेचर एमएमएफ जो एक्सेस होता है, इट इज अलोंग द इंटरपोलर एक्सेस। इंटरपोलर एक्सिस क्यों इसे कहा जाता है, बिकॉज वहां इंटरपोल्स प्लेस्ड किए जाते हैं, और इंटरपोल से जो जाएगा एक्सिस, दैट इज नथिंग बट इंटरपोलर एक्सिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। So option number B is only correct answer because the field flux axis is along the direct axis and armature MMF axis is along the interpolar axis. ठीक है? So now moving towards our next question. So our next question is, consider the following statements. Interpoles in DC machines. So the statements are: reduced armature reaction effect in the interpolar region, have the same dimensions as main poles, have their windings connected in series with the armature, have same numbers of turns as the armature, have the polarity same as that of the main poles ahead in the motor. So these are the statements, and from this the correct statements are dash. So from this question we need to know the information regarding the interpoles in the DC machine. और अगर आपको इंटरपोल्स के बारे में पता चल गया, देन यू कैन बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, बिकॉज जो इंटरपोल्स होते हैं उसके ही रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और अगर आपको कोई स्टेटमेंट्स में कंफ्यूजन होगा, देन यू कैन नॉट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो आपको इंटरपोल के बारे में सारा का सारा इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए इन ऑर्डर टू आंसर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज ये मल्टीपल स्टेटमेंट के क्वेश्चंस है और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में। सो यू नीड टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। सो आई विल शो सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंटरपोल्स इन डीसी मशीन। सो इंटरपोल्स क्या होते हैं? इंटरपोल्स इज नथिंग बट ये एक छोटे छोटे स्मॉल पोल्स होते हैं एंड प्लेस्ड किए जाते हैं बिटवीन द मेन पोल्स। सो यू कैन सी इन दिस फिगर, दिस इज द इंटरपोल, ठीक है, ये इंटरपोल है। यहाँ आप 4 इंटरपोल्स देख सकते हो एंड दीज आर प्लेस्ड बिटवीन द मेन पोल्स। ये दोनों मेन पोल्स है और मेन पोल्स के बीच में इंटरपोल्स को प्लेस्ड किया जाता है, ठीक है। So our next point is the effect of armature reaction in the interpolar zone can be overcome by interpoles, ठीक है। So जो इफेक्ट होता है आर्मेचर रिएक्शन का इंटरपोलर जोन में, ये ओवरकम किया जाता है बाय इंटरपोल्स। So let's discuss about the armature reaction. So आर्मेचर रिएक्शन को डिस्कस करने के लिए we need to know कि कौन कौन से टाइप्स के फ्लक्स प्रेजेंट होते हैं डीसी मशीन में। So there are 2 different types of फ्लक्सेस जो कि प्रेजेंट होते हैं डीसी मशीन में। फर्स्ट वन इज फील्ड फ्लक्स जो फील्ड वाइंडिंग प्रोड्यूस करेगा, एंड सेकेंड वन विल बी आर्मेचर फ्लक्स जो कि हमारे आर्मेचर वाइंडिंग्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। सो ऐसे 2 टाइप्स के फ्लक्सेस प्रेजेंट होते हैं डीसी मशीन में, बट जो इफेक्ट होता है आर्मेचर फ्लक्स का ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स इज नथिंग बट द आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। सो जो भी इफेक्ट होगा आर्मेचर फ्लक्स का, वो मेन फ्लक्स को एक तो डिस्टॉर्ट करेगा या फिर रिड्यूस्ड करेगा, उसे ही हम आर्मेचर रिएक्शन कहेंगे,
ठीक है. सो देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन प्रेजेंट इन डीसी मशीन. सो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होगा. ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन. एंड सेकेंड वन इज डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन. ठीक है, सो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन में क्या होता है? बिकॉज ऑफ आर्मेचर फ्लक्स देयर विल बी डिस्टॉर्शन इन द मेन फ्लक्स. ठीक है, सो हमारा मेन फ्लक्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाना चाहिए. ठीक है, कंप्लीटली फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाना चाहिए. बट बिकॉज ऑफ क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन ये स्ट्रेट न जाने के बजाय इट इज गोइंग टू गो लाइक दिस. ठीक है, यह डिस्टॉर्शन हो रहा है. इट इज गोइंग टू गो लाइक दिस. ठीक है, दिस इज नथिंग बट द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन. ठीक है, हमें तो चाहिए था स्ट्रेट कि ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल में जाना चाहिए. बट बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन ये स्ट्रेट न जाने के बजाय इट इज गोइंग टू डिस्टॉर्ट. ठीक है, यह डिस्टॉर्शन होने वाला है मेन फ्लक्स में ड्यू टू द आर्मेचर फ्लक्स. एंड सेकेंड वन वी हैव हियर इज डीमैग्नेटाइजिंग. सो डीमैग्नेटाइजेशन में क्या होने वाला है? डीमैग्नेटाइजेशन में कंप्लीटली अगर फ्लक्स होगा फाई. ठीक है, कंप्लीटली अगर फ्लक्स होगा फाई, but because of demagnetizing armature reaction we are not going to get total phi, we are going to get less than that. so consider 0.9. ठीक है, सो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें पूरा का पूरा फ्लक्स मिलना चाहिए फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. ठीक है, फाई मिलना चाहिए, बट फाई मिलता है क्या? नहीं. वी आर गोइंग टू गेट लेस वैल्यू कंपेयर टू द कंप्लीट वैल्यू. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन. सो ऐसे दो डिफरेंट टाइप्स के आर्मेचर रिएक्शन प्रेजेंट होते हैं डीसी मशीन में. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ इंटरपोल वाइंडिंग इज इन लाइन विथ क्वाड्रेचर एक्सिस. सो जो मैग्नेटिक एक्सिस होता है इंटरपोल वाइंडिंग का विच इज नथिंग बट द quadrature axis only. So it is going to in line with the quadrature axis जिसे हमने interpolar axis का नाम दिया था in the previous question. ठीक है, so interpole are placed along the interpolar axis. That means q axis only. ठीक है, interpoles are always connected in series with the armature so that the interpoles is able to neutralize the effect of armature mmf in the interpolar zone. सो जो इंटरपोल वाइंडिंग्स होते हैं ये हमेशा कनेक्टेड किया जाता है इन सीरीज विद द आर्मेचर. ठीक है, सो आर्मेचर के सीरीज में इंटरपोल्स को हमेशा कनेक्ट किया जाता है in order to neutralize the effect of armature MMF in the interpolar zone. Because armature reaction की वजह से हमें complete flux नहीं मिल रहा है. ठीक है, there are cross magnetizing effect as well as demagnetizing effect. सो इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए इंटरपोल वाइंडिंग्स को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है आर्मेचर के साथ. ठीक है, इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट. ठीक है, और जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इंटरपोल्स के ये कम होते हैं एज कंपेयर टू फील्ड वाइंडिंग. ठीक है, सो स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं बट थिक वायर होता है. ठीक है, सो जो पोलैरिटी होती है इंटरपोल्स की इट इज सेम एज दैट ऑफ द मेन पोल्स अहेड इन द डायरेक्शन ऑफ जनरेटर रोटेशन. ठीक है, सो अगर जनरेटर ऐसा रोटेट कर रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जनरेटर रोटेट कर रहा है, इफ वी वांट टू नो कि इस इंटरपोल दैट मीन्स इंटरपोल नंबर 1 का क्या पोलैरिटी होना चाहिए, अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जिस डायरेक्शन में जनरेटर रोटेट करेगा उसके सामने वाला पोल. ठीक है, इंटरपोल के सामने वाला पोल वही इंटरपोलर का पोलैरिटी होना चाहिए. सो इन दिस डायरेक्शन नॉर्थ पोल यहाँ है. ठीक है, सो इसके पीछे इंटरपोल है बट हमें इंटरपोल का पोलैरिटी फाइंड आउट करना है, राइट? सो पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल विल बी सेम एज दैट ऑफ द मेन पोल अहेड ऑफ इट. सो इसके सामने नॉर्थ पोल है, सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी नॉर्थ पोल ओनली. ठीक है, अगर सेकेंड इंटरपोल का पोलैरिटी अगर आपको फाइंड आउट करना है, सो इन दिस डायरेक्शन डीसी मशीन इज गोइंग टू रोटेट.
और इस सेकेंड नंबर इंटरपोल के सामने हमारे पास मेन पोल है, बट इसका पोलैरिटी क्या है, इट इज साउथ पोल, सो दिस इंटरपोल इज ऑल्सो गोइंग टू बी साउथ पोल ओनली। ठीक है, ये जनरेटर के केस में होता है। ठीक है, ये जनरेटर के केस में होता है, बट अगर हमें मोटर के केस में देखना हो, सो मोटर के केस में क्या होता है, जो भी इंटरपोल के बिहाइंड में होना चाहिए मेन पोल, वही उसका पोलैरिटी होगा। ठीक है, सो द पोलैरिटी ऑफ इंटरपोल इज सेम एज दैट ऑफ मेन पोल बिहाइंड इन द डायरेक्शन ऑफ मोटर रोटेशन। ठीक है, मोटर रोटेशन में अपोजिट पोलैरिटी होता है। अगर जनरेटर में हमने देखा था कि जो रोटेशन हो रहा है जनरेटर का, सो जो मेन पोल रहने वाला है इंटरपोल के आगे जो रहेगा वही सेम पोलैरिटी होगा, बट इन केस ऑफ मोटर जो भी बिहाइंड में मेन पोल रहेगा इंटरपोल के, वही पोलैरिटी होने वाला है इंटरपोल का। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो कंफ्यूज होने का कोई भी जरूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल थिंग है। ठीक है, जो इंटरपोल्स होते हैं डीसी मशीन में, दे हैव टैपरिंग शेप। ठीक है, टैपरिंग शेप होता है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द सैचुरेशन इन द इंटरपोल। सो इंटरपोल में कोई भी सैचुरेशन नहीं होना चाहिए, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली इंटरपोल्स को टैपरिंग शेप से बनाया जाता है। ठीक है, सो आई होप आपको इंटरपोल्स के बारे में समझ में आया होगा। एंड देयर आर टू मेन फंक्शंस ऑफ इंटरपोल। सो कौन कौन से फंक्शंस है, एक तो इंटरपोल्स आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। सो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट हमने देखा था, वी नीड टू गेट द कंप्लीट नॉर्थ पोल से तो साउथ पोल में प्रॉपर हमें फील्ड फ्लक्स मिलना चाहिए, बट because of armature reaction we are not going to get proper field flux, there is going to be the distortion, और distortion के वजह से हमें proper field flux नहीं मिलता है। so it is nothing but cross magnetizing effect of armature reaction। so इस cross magnetizing effect of armature reaction को neutralize करने के लिए interpoles का use किया जाता है। ठीक है, so interpole का क्या function है, interpole neutralizes the cross magnetizing effect of armature reaction, and also one more function is there that it neutralizes the reactance voltage, thereby the commutation is improved। so reactance voltage जो generate होता है उसे neutralize करने का काम interpole करता है, and thereby the commutation is improved। सो आई होप आपको सारा का सारा इंफॉर्मेशन समझ में आया होगा रिगार्डिंग इंटरपोल्स। एंड मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चन, सो क्वेश्चन में हमें दिया गया है दैट द इंटरपोल्स इन डीसी मशीन, हम एक एक स्टेटमेंट्स रीड करेंगे एंड विल कम टू आवर कंक्लूजन कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एंड कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। So reduce the armature reaction effect in the interpolar region. So yes, it reduces the effect of armature reaction in the interpolar region. Have the same dimension as main pole? No. Dimension छोटा होता है interpoles as compared to the main pole. ठीक है? Have their windings connected in series with the armature? So yes, interpoles के जो windings होते हैं ये सीरीज में कनेक्ट किया जाता है विद द आर्मेचर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, हैव द सेम नंबर ऑफ टर्न्स एज आर्मेचर? सो नो, देयर विल बी लेस नंबर ऑफ टर्न्स एज कंपेयर्ड टू आवर आर्मेचर। सो आवर लास्ट स्टेटमेंट इज हैव द पोलैरिटी सेम एज दैट ऑफ द मेन पोल्स अहेड इन द मोटर। सो नो, ये गलत स्टेटमेंट है बिकॉज इंटरपोलर का पोलैरिटी सेम एज दैट ऑफ द मेन पोल बिहाइंड इन द मोटर होना चाहिए। यहाँ अहेड दिया गया है, हियर इट शुड बी बिहाइंड। ठीक है, सो मोटर के केस में बिहाइंड होता है एंड जनरेटर के केस में अहेड इन द मोटर होता है इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर। ठीक है, सो कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? सो स्टेटमेंट नंबर 1 एंड स्टेटमेंट नंबर 3, ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। So the question is, the interpoles in the DC machine have a tampering shape in order to dash. So options are
reduce the overall weight, reduce the saturation in the interpole, economize on the material required for interpoles and their windings, increase the acceleration of commutation. So हमने अभी देखा था कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किया था रिगार्डिंग द इंटरपोल्स, सो उस इंटरपोल्स के सेक्शन में जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट था दैट द इंटरपोल्स इन द डीसी मशीन हैव अ tapering shape in order to reduce the saturation in the interpoles. So saturation reduce करने के लिए there must be tapering shape of interpoles in DC machine. So जो correct answer है it is option number B. So option number B is only correct answer for this. Now moving towards our next question. So our next question is the flux is maximum in the following part of DC generator. So options are pole core, under the interpole, under leading pole tip and under trailing pole tip. So हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है that the flux is maximum in which part of DC machine. So चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. So we have one diagram related to this question. So it is nothing but cross section of DC machine. So आप देख सकते हो that it is the cross section of DC machine consist of different axes. First one is direct axis, second one is interpolar axis. Direct axis is along the field flux axis and interpolar axis is along the armature MMF axis. ठीक है. So this is our pole core and this is our pole shoes. ठीक है. So from this what we need to know कि हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से सेक्शन में सबसे ज्यादा हमें फ्लक्स मिल रहा है. सो मैक्सिमम फ्लक्स हमें किस पार्ट में मिल रहा है दैट वी नीड टू नो. ठीक है. सो फ्रॉम दिस यू कैन सी कि जो हमारा नॉर्थ पोल है एंड साउथ पोल है, सो फ्लक्स लाइन इज गोइंग टू गो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. राइट. सो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ हमारा फ्लक्स लाइन जा रहा है. बट क्या एक ही फ्लक्स प्रोड्यूस्ड हो रहा है डीसी मशीन में? नो, देयर आर वन मोर फ्लक्स इन एडिशन टू दैट विच इज गोइंग टू प्रोड्यूस्ड इन डीसी मशीन. सो जो सेकेंड फ्लक्स है वो कौन सा फ्लक्स है? इट इज नथिंग बट आर्मेचर एमएमएफ फ्लक्स. सो इट इज नथिंग बट आर्मेचर एमएमएफ फ्लक्स. ठीक है. सो दिस येलो सेक्शन इज नथिंग बट फील्ड फ्लक्स. फील्ड फ्लक्स. ठीक है. सो ये फील्ड फ्लक्स है एंड हियर यू कैन सी आर्मेचर फ्लक्स. सो आर्मेचर फ्लक्स कैसे फ्लो हो रहा है? यू कैन सी देयर आर आर्मेचर कंडक्टर्स. सो आर्मेचर कंडक्टर्स के सराउंडिंग में आप देख सकते हो दैट देयर इज क्रिएशन ऑफ आर्मेचर एमएमएफ फ्लक्स. और हम कैसे फाइंड आउट करेंगे आर्मेचर एमएमएफ फ्लक्स का डायरेक्शन? सो वी कैन बी एबल टू फाइंड आउट बाय राइट हैंड थंब रूल. ठीक है. सो यहाँ आप क्रॉस देख सकते हो, ये साइड के वाइंडिंग्स में आप क्रॉस देख सकते हो दैट वी हैव हियर क्रॉस. ठीक है. क्रॉस मतलब इट इज गोइंग टू गो इनसाइड. ठीक है. सो इट इज गोइंग टू गो इनसाइड और जो आपको डायरेक्शन मिलेगा आर्मेचर फ्लक्स का, सो इट इज लाइक दिस. ठीक है. सो आपको कैसे डायरेक्शन मिल रहा है? सो इट इज लाइक दिस. ठीक है. सो फ्रॉम दिस सेक्शन यू कैन सी कि जो हमारा ट्रेलिंग पोल टिप है, दिस इज ट्रेलिंग पोल टिप. सो ट्रेलिंग पोल टिप पे यहाँ आप ज्यादा फ्लक्स देख सकते हो बिकॉज फ्लक्स येलो वाला सेक्शन ऐसे भी जा रहा है एंड वी हैव कर्लिंग सेक्शन विच इज नथिंग बट आर्मेचर एमएमएफ फ्लक्स. सो यहाँ ज्यादा फ्लक्स मिल रहा है दैट मीन्स देयर इज मैग्नेटाइजेशन इन दिस सेक्शन. सो ये सेक्शन कौन सा है? इट इज नथिंग बट ट्रेलिंग पोल टिप. सो ट्रेलिंग पोल टिप पे आपको ज्यादा फ्लक्स लाइंस मिल रहे हैं दैट मीन्स मैग्नेटाइजिंग हो रहा है. बट अगर आप लीडिंग पोल टिप पे देखोगे, सो लीडिंग पोल टिप पे क्या हो रहा है? सो यू आर गेटिंग फ्लक्स लाइन लाइक दिस और जो हमारा आर्मेचर एमएमएफ फ्लक्स हो रहा है इट इज गोइंग टू गो डाउन साइड. दैट मीन्स ये अपोजिशन में मिल रहा है आपको. ठीक है. ये अपोजिशन में मिल रहा है. सो अपोजिशन में मिल रहा है दैट मीन्स देयर इज डीमैग्नेटाइजेशन. सो लीडिंग पोल टिप पे क्या हो रहा है? लीडिंग पोल टिप पे डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है बट ट्रेलिंग पोल टिप पे आपको मैग्नेटाइजेशन मिल रहा है.
सो वन मोर टाइम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, हम नीचे एक्सप्लेन करेंगे। सो लीडिंग पोल टिप पे आपको क्या मिल रहा है, लीडिंग पोल टिप पे आपको डीमैग्नेटाइजेशन मिल रहा है, बट कैसे डीमैग्नेटाइजेशन मिल रहा है, जो हमारा फील्ड फ्लक्स है इट इज गोइंग टू गो लाइक दिस, ठीक है, फील्ड फ्लक्स है इट इज गोइंग टू गो लाइक दिस, बट हमारा जो आर्मेचर एमएमएफ फ्लक्स है वो कैसे जा रहा है, सो इट इज गोइंग टू गो लाइक दिस, दैट मीन्स इट इज इन अपोजिशन, ठीक है। सो अपोजिशन में this section and this section, these two sections are in opposition, that's why we are getting demagnetization at the leading pole tip। but अगर हम trailing pole tip के बारे में डिस्कस करेंगे, so trailing pole tip पे क्या हो रहा है, as you can see that there is magnetization, but magnetization कैसे हो रहा है, so this is nothing but our field flux, ठीक है, ये field flux है, और armature flux कौन सा है, armature flux is this one, ठीक है, armature flux is this one, ये राउंड यहां से होगा, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू गो लाइक दिस, दैट मीन्स यहां हमें ज्यादा फ्लक्स लाइंस मिल रहे हैं, दैट मीन्स गेटिंग मोर फ्लक्स लाइन इज इक्विवेलेंट टू द मैग्नेटाइजेशन। सो ट्रेलिंग पोल टिप पे मैग्नेटाइजेशन हो रहा है एंड लीडिंग पोल टिप पे डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है इन केस ऑफ जनरेटर, ठीक है, इन केस ऑफ जनरेटर, बट इन केस ऑफ मोटर ये डिफरेंट होता है। मोटर के केस में ट्रेलिंग पोल टिप पे आपको डीमैग्नेटाइजेशन मिलता है एंड लीडिंग पोल टिप पे आपको मैग्नेटाइजेशन मिलता है इन केस ऑफ मोटर, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, कैसे डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, और कहाँ पे मैग्नेटाइजेशन हो रहा है एंड कहाँ पे डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है इन केस ऑफ जनरेटर एज वेल एज मोटर। सो मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चन कि हमें पूछा गया है डीसी जनरेटर के केस में। सो डीसी जनरेटर के केस में आपको फ्लक्स कहाँ मैक्सिमम मिल रहा है, सो इट इज अंडर ट्रेलिंग पोल टिप, इट इज अंडर ट्रेलिंग पोल टिप। सो अगर मैं आपको यहाँ लिख के दिखाऊं दैट इन केस ऑफ डीसी जनरेटर, इन केस ऑफ डीसी जनरेटर, सो यू आर गोइंग टू गेट मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। सो मैग्नेटाइजेशन कहाँ मिल रहा है, सो मैग्नेटाइजेशन इज अंडर ट्रेलिंग पोल टिप, ठीक है, ट्रेलिंग पोल टिप पे मिल रहा है एंड डीमैग्नेटाइजेशन कहाँ मिल रहा है, अंडर लीडिंग पोल टिप। बट इन केस ऑफ मोटर, डीसी मोटर के केस में क्या होने वाला है, डीसी मोटर के केस में आपको मैग्नेटाइजेशन लीडिंग पोल टिप पे मिलेगा एंड डीमैग्नेटाइजेशन आपको ट्रेलिंग पोल टिप पे मिलेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कहाँ आपको मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है एंड कहाँ आपको मिनिमम फ्लक्स मिलता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज द एयर गैप बिटवीन द योक and the armature in a DC motor is kept small. So the options are to achieve a stronger magnetic field, to avoid overheating of the machine, to avoid locking of the armature and to avoid transverse motion. So इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी नीड टू नो द रीजन कि क्यों योक और आर्मेचर इन दोनों के बीच में एयर गैप क्यों स्मॉल रखा जाता है, क्यों कम किया जाता है, because we need to achieve the stronger magnetic field. So strong magnetic field के लिए there should be less air gap between the yoke and armature in the DC motor. So option number A is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. It is very simple yet conceptual. ठीक है. So now moving towards our next question. So the question is, consider the following statements. The use of interpoles in DC machine is to counteract the dash. So options are reactance voltage, demagnetizing effect of armature MMF in the commutating zone, cross magnetizing effect of armature MMF in the commutating zone. So from this statement which is and are correct. So इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है इंटरपोल्स के रिलेटेड. ठीक है, हमने ऑलरेडी इंटरपोल्स के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लिया था. आई होप आपको वो पूरा का पूरा समझ में आया होगा. अगर आपको वो पूरा इंफॉर्मेशन पता हो देन ओनली यू कैन बी एबल टू आंसर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन. ठीक है,
सो इंटरपोल के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? वी हैव सीन टू डिफरेंट फंक्शंस. फर्स्ट वन इज Interpol is going to neutralize the cross magnetization effect of armature reaction, and second one is it neutralizing the reactance voltage. So अगर reactance voltage neutralized हो गया then the commutation is going to become linear. ठीक है. So ऐसे दो हमने functions देखे थे. So from these statements, the use of interpoles in DC machine is to counteract the reactance voltage. So yes, this was the second function. और जो हमने first function देखा था, it is nothing but it is going to neutralize the cross magnetization effect. So the use of interpoles in DC machine is used to counteract, that means neutralize the cross magnetization effect of armature MMF in the commutating zone. So commutating zone is nothing but interpolar zone only. ठीक है, commutating zone को ही interpolar zone कहते हैं. So these are the two functions of interpoles. So जो correct answer है that means option number C. So option number C is only correct answer for this. So I hope आपको ये समझ में आया होगा. And now moving towards our next question. So the question is, in a loaded DC motor, if the brushes are given a shift from interpolar axis in the direction of rotation, then the commutation will dash. So options are improve and the speed falls, deteriorate and the speed rises, deteriorate and the speed falls, and last one is improve and the speed rises. So in case of loaded DC motor, so DC motor and DC generator इन दोनों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. So in this question we have to talk about a loaded DC motor. So अगर ब्रशेस को शिफ्ट करना होगा फ्रॉम इंटरपोलर एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, सो हमें कम्यूटेशन पे क्या इफेक्ट होने वाला है दैट वी नीड टू नो. ठीक है, सो वी हैव सर्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शिफ्टिंग ऑफ ब्रशेस. सो इफेक्ट ऑफ ब्रश शिफ्टिंग इज नथिंग बट जो ब्रशेस होते हैं डीसी मशीन में वो हमेशा एमएनए पे प्लेस्ड किए जाते हैं. ठीक है, सो इन डीसी मशीन द एमएनए दैट मीन्स ब्रश एक्सिस will shift due to the armature reaction. So हमेशा ब्रशेस एमएनए पे ही प्लेस्ड किए जाते हैं और ये जो ब्रश एक्सिस होता है इसका शिफ्टिंग क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द आर्मेचर रिएक्शन. Whenever the DC machine is loaded, so लोडिंग की वजह से क्या होता है? There is going to be the formation of armature reaction. So armature reaction फॉर्म होने की वजह से जो हमारे ब्रश एक्सिस होते हैं वो शिफ्ट कर दिए जाते हैं. We can do manually. ठीक है, ब्रश एक्सिस को मैन्युअली हम शिफ्ट कर सकते हैं ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द आर्सिंग द ब्रशेस मस्ट बी शिफ्ट मैन्युअली टू द न्यू एमएनए. ठीक है, सो ओल्ड एमएनए जो होता है वो इंटरपोलर एक्सिस के अलोंग में होता है. ठीक है, एमएनए एंड जीएनए ये दो एक्सिस होते हैं जो कि इंटरपोलर एक्सिस के अलोंग में होते हैं. बट स्पेसिफिकली जो हमारा ब्रश एक्सिस होता है जो है वो एमएनए पे ही प्लेस्ड किए जाते हैं. सो इट इज नथिंग बट एमएनए, ये ब्रश एक्सिस है. बट ड्यू टू द आर्मेचर रिएक्शन ब्रश मस्ट बी शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, और शिफ्ट हम उसे मैन्युअली कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड द आर्सिंग. और ये हमारा न्यू एमएनए है. ठीक है, इट इज न्यू एमएनए. In a loaded DC generator, the brushes are shift from the interpolar axis in the direction of rotation. So generator के केस में in the direction of rotation हमें shift करना है. But in case of loaded DC motor, जो brushed का shifting होना चाहिए from interpolar axis, it should be opposite direction of rotation. So अगर rotation ऐसे हो देन ब्रश शिफ्ट होना चाहिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में. दैट मीन्स लाइक दिस. ठीक है, और न्यू ब्रश एक्सेस होने वाला है इन केस ऑफ मोटर दिस वन. ठीक है, सो आई होप आपको इफेक्ट ऑफ ब्रश शिफ्टिंग समझ में आया होगा. नाउ मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चन. सो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि डीसी मोटर के केस में अगर ब्रशेस को शिफ्ट किया जाए फ्रॉम इंटरपोलर एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. हमने देखा था कि डीसी मोटर में अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहिए ब्रशेस को, बट यहाँ इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन दिया गया है.
दैट मीन्स कम्यूटेशन पे तो इफेक्ट होगा एंड कम्यूटेशन इज गोइंग टू डिटोरिएट. ठीक है, कम्यूटेशन इज गोइंग टू डिटोरिएट और जो स्पीड होने वाला है वो स्पीड फॉल होगा. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. So the question is, to have sparkless commutation, the armature reaction effect in a DC machine is neutralized by dash. So options are using compensating windings and commutating poles. Second option is shifting the brush axis from the geometrical neutral axis to the magnetic neutral axis. Third one is fixing the brush axis in line with the pole axis. And last one we have here is increasing the field excitation. तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? टू हैव द स्पार्कलेस कम्यूटेशन. अगर कम्यूटेशन स्पार्कलेस हो देन द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बाय व्हाट मटेरियल. ठीक है, तो ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है. आपको पता है कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है. सो आर्मेचर रिएक्शन इज नथिंग बट इफेक्ट ऑफ आर्मेचर फ्लक्स ऑन द मेन फील्ड फ्लक्स इज नथिंग बट द आर्मेचर रिएक्शन. सो आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? वी यूज द कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग एंड कम्यूटेटिंग पोल्स. सो कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग और कम्यूटेटिंग पोल ये सीरीज में कनेक्टेड होते हैं विद द आर्मेचर वाइंडिंग. और ये जो कॉम्पनसेटिंग फ्लक्स होता है इट इज यूज टू न्यूट्रलाइज द आर्मेचर रिएक्शन. बट कौन सा आर्मेचर रिएक्शन? देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, राइट? फर्स्ट वन इज डीमैग्नेटाइजेशन एंड सेकेंड वन इज क्रॉस मैग्नेटाइजेशन. सो जो क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट होता है आर्मेचर रिएक्शन का अंडर द पोलर एक्सिस, उसे न्यूट्रलाइज करने का काम कम्यूटेटिंग पोल्स करते हैं. ठीक है, सो जो करेक्ट आंसर है फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. सो ऑप्शन नंबर ए इज ओनली करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? सो लास्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू compensating winding. So consider the following statements in respect of DC generators. Statements are compensating windings are located in teeth cut in the main poles. Compensating windings are series connected so that the armature reaction is added at any load. Compensating windings are for cancellation armature reaction at any load. And last one is compensating winding are shunt connected to aid the main poles at any load. So from this statement we need to know कि कौन सा correct statement है. ठीक है, so we have certain information regarding the compensating winding. So compensating windings क्या होते हैं? ये एक type के windings होते हैं and it is placed in the teeth cut of main poles. सो दिस इज आवर मेन पोल. ये मेन पोल है और मेन पोल्स में यहाँ कटिंग किया जाता है. ठीक है, ये कटिंग किया जाता है स्लॉट्स में एंड इनसाइड दैट कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड. ठीक है, यहाँ प्लेस्ड किए जाते हैं कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग्स को. सो कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग्स आर ऑलवेज कनेक्टेड विद द आर्मेचर. सीरीज में हमेशा कनेक्टेड किया जाता है कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ. Compensating windings are connected for cancellation of armature reaction at any load. So compensating windings क्यों यूज किए जाते हैं? Compensating windings को हम यूज करते हैं in order to reduce the effect, that means neutralize the effect of armature reaction. ठीक है, जो भी armature reaction होगा उसे न्यूट्रलाइजेशन के लिए या फिर कैंसलेशन के लिए at any load we can be able to use the compensating windings. ठीक है, एंड लास्ट वन इज कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग्स आर यूज्ड इन लार्ज मशीन. ठीक है, लार्ज मशीन में हम कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग यूज करते हैं. सो मूविंग बैक टू आवर क्वेश्चन, हम एक एक स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे एंड देन वी कैन कम टू आवर कंक्लूजन. सो कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग्स आर लोकेटेड in the teeth cut in main pole. So yes, it is correct. So next one is compensating windings are series connected so that the armature reaction is added at any load. So no, यहाँ addition नहीं होना चाहिए. There should be cancellation or neutralization of armature reaction. So second statement is wrong. Compensating windings are connected or for cancellation of armature reaction at any load.
कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग हम यूज करते हैं फॉर न्यूट्रलाइजिंग द आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट. एंड लास्ट वन इज कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग्स आर शंट कनेक्टेड. सो क्या ये शंट कनेक्टेड होते हैं? नो, दीज आर सीरीज कनेक्टेड. So जो correct answer है it is statement number 1 and statement number 3. It is in option number C. So option number C is only correct answer for this. So I hope आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. All the questions was related to DC generator construction. So I hope आपको construction में अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगी. कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू इंटरपोल्स या फिर कॉम्पनसेटिंग वाइंडिंग या फिर पोल कोर, पोल शू किस मटेरियल से बनाया जाता है, सारा का सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. सो जैसे कि हमने देखा कि मार्च ट्रांसको का नोटिफिकेशन आया है एंड फॉर दैट यू नीड टू स्टडी. और स्टडी करने के लिए आपको कंटेंट का ज़रूरत होगा. सो इफ़ यू लाइक माई कंटेंट and if you want me to continue this series, so let me know in the comment section so that I can make videos for you, because एक वीडियो बनाने के लिए बहुत efforts का ज़रूरत होता है. So if you are new to my channel, so please subscribe it and don't forget to hit the bell icon for further notification, and also do like, share, comment and subscribe. And there is one Telegram group as well, so you can join that. I'll provide the link in the comment section. So मिलते हैं next video में. And thank you guys.